मैं शिल्पी सिंघल आज आपको ओस के मोती पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 समर्पण कविता पढ़ाने जा रही हूँ। समर्पण अर्थात अर्पित करना, भेंट करना या किसी भी चीज़ के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन, मन, गान, प्राण, जीवन, स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। गान अर्थात खुशी, गीत। कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग, श्रद्धा, देशभक्ति, जोश, उत्साह आदि की भावना जागृत करना है। मार्क ट्वेन ने कहा है, देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। जब हम किसी भी कविता की पंक्तियों का अर्थ, भावार्थ या व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके संदर्भ और प्रसंग को लिखना होता है। तो चलिए हम जानेंगे कि संदर्भ और प्रसंग क्या होता है। संदर्भ यानी उसमें जो पाठ्य पुस्तक का नाम होता है, पाठ का नाम होता है, किस पाठ से लिया गया है, वह किस कवि ने उसको लिखा है, उसके बारे में लिखना होता है। और प्रसंग, मान लीजिए आप 4 पंक्तियों का अर्थ लिख रहे हैं तो उन 4 पंक्तियों का सार जो है वो 1 लाइन या 2 लाइन में आपको बताना होता है। उसके बाद जब आप भावार्थ या अर्थ लिख रहे होते हैं तो आप उसकी व्याख्या करते हैं पूरी। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक ओस के मोती पाठ 1 समर्पण से ली गई हैं। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का भाव प्रकट किया है। वे भारत माता की प्रार्थना करते हुए अपना तन, मन, धन सब कुछ उसे समर्पित करना चाहते हैं और बच्चों में उत्साह, उमंग, श्रद्धा और समर्पण की भावना का संचार करना चाहते हैं। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से भारत माता की प्रार्थना करते हुए कहा है कि इस देश के लिए उनका तन, मन, जीवन सब कुछ समर्पित है, किंतु इतने से उनका मन नहीं भरता है और वे चाहते हैं कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये जो मैंने आपको बताया है संदर्भ और प्रसंग, इस पाठ के लिए ये संदर्भ और प्रसंग हर पंक्तियों में यही आएगा आपका। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगली 4 पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। ऋण यानी उधार, कर्ज, अकिंचन यानी तुच्छ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। निवेदन यानी आग्रह करना, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे धरती माँ, उन्होंने जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज उनके ऊपर बहुत है, क्योंकि उन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया है, इसी धरती पर खेल कूद कर वे बड़े हुए और यहीं की हवा पानी में उन्होंने अपना जीवन बिताया है। इसलिए वे महसूस करते हैं कि इस धरती का उनके ऊपर बहुत कर्ज है, इसलिए वे खुद को बहुत ही तुच्छ कहते हैं और मातृभूमि से आग्रह करते हैं कि यदि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी,
कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। भाल यानी मस्तक, कि यदि वे थाल में अपना मस्तक सजा कर लाएं, अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना मस्तक अर्पण करें, तो वे उनकी भेंट समझकर स्वीकार कर लें। चलिए अब अगली 3 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान अर्थात खुशी के गीत, जीवन का हर रस कला, प्राण अर्थात उनका पूरा जीवन, रक्त अर्थात खून, कण अर्थात बूंद। तो ये सब वे देश की धरती को समर्पित करना चाहते हैं और फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और अपना बलिदान करना चाहते हैं वे देश के लिए। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, तुम्हारी रक्षा के लिए उनके जीवन के खुशी के गीत, हर रस कला और उनके प्राण अर्थात उनका जीवन, सब कुछ उन पर समर्पित है। इसके अतिरिक्त उनकी रगों में बहने वाला रक्त अर्थात खून की हर एक बूंद उनकी रक्षा के लिए वे समर्पित करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, अर्थात वे देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं। अब हम अगली 4 पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। पहले, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, मतलब देरी नहीं करनी है देश की रक्षा के लिए हमें। मांझ दो तलवार को यानी तलवार की धार को तेज करना, पैनी करना। यहाँ पे मांझने का अर्थ बर्तन मांझने से नहीं है बेटा, है ना, इस बात को समझना होगा। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, यानी हमारी पीठ पर ढाल को कसकर बांध दो। ढाल मतलब जब हम युद्ध में जाते हैं, सैनिक जब युद्ध में जाते हैं तो उनकी पीठ पर ढाल होती है और हाथों में तलवार होती है। आपने मूवी में भी देखा होगा, तानाजी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने पीठ पे ढाल और हाथ में तलवार ली हुई थी। लेकिन जब युद्ध करने जाते हैं तो ढाल को भी हाथ में ले लेते हैं ताकि एक हाथ से हम तलवार से युद्ध कर सकें, दुश्मनों को मार गिराएं, और दूसरे हाथ में जिस हाथ में ढाल है उससे हम अपनी रक्षा भी कर सकें, है ना। तो भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। भाल यानी मस्तक, चरण यानी पैर, आशीष यानी आशीर्वाद, घनेरी यानी घनी। तो वो भारत माता को क्या कह रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की घनी छाया अगर उनके सिर पर होगी और उनके पैरों की धूल उनके मस्तक पर लगी होगी, उनका तिलक लगा होएगा, तो वो युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भारत माता, अब देरी करने का समय नहीं है। उनकी तलवार की धार को तेज़ करके, पैनी करके उन्हें दे दो और उनकी पीठ पर ढाल को कसकर बांध दो। उनके मस्तक पर भारत माँ के पैरों की धूल का टीका लगा दो तथा शीश पर आपके अर्थात भारत माँ के आशीर्वाद की घनी छाया हो, यही उनकी इच्छा है। अब अगली 3 पंक्तियाँ हैं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। स्वप्न अर्थात सपना। जो सपने हम देखते हैं वो किस लिए देखते हैं? ताकि हमारा फ्यूचर, भविष्य अच्छा हो। और प्रश्न यानी कि जो हमारे मन में डाउट्स होते हैं, संदेह होते हैं, आशंकाएं होती हैं, उन्हें हम क्लियर करना चाहते हैं, उन्हें हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। तो उन प्रश्नों को जिन्हें हमने अपने मन में रखा है उन्हें भी वे समर्पित करते हैं। आयु
यानी जीवन का प्रत्येक पल, उम्र का हमारा प्रत्येक पल जो है वे उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि वे जो हैं उनके मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। तो वे चाहते हैं कि देश की धरती को कुछ और भी देना चाहते हैं। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखे हैं और उन आशंकाओं, संदेहों को जानने और समझने के लिए जिन प्रश्नों को अपने मन में रखा है, वे उन्हें भारत माता को समर्पित करना चाहते हैं। आयु का क्षण क्षण समर्पित, उन प्रत्येक पलों को जो उनकी उम्र के हैं, वे उनके मान सम्मान के लिए अर्पित करना चाहते हैं। फिर भी वे चाहते हैं कि देश की धरती उन्हें कुछ और भी दें। अब जिन 4 पंक्तियों को मैं आपको समझाने जा रही हूँ वे बहुत ही प्यारी हैं। पहले इनको समझिए, है ना। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मोह का बंधन यानी प्रेम, स्नेह, ममता जो हम अपने परिवार वालों से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, वो एक मोह होता है, एक माया जाल होता है, एक फैक्सिनेशन होता है। जब हम अपने देश की रक्षा के लिए जा रहे होते हैं तो उसे हम तोड़ना चाहते हैं, ताकि हम वहाँ पे जा कर के सिर्फ़ और सिर्फ देश की रक्षा कर सकें और उस पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ताकि दुश्मन हम पर हावी ना हो सके। तो उसके लिए वे रिश्ते से अपना बंधन तोड़ना चाहते हैं। तो उससे क्या कह रहे हैं वे कि तुम हमें क्षमा कर दो। किससे क्षमा मांग रहे हैं? अपने गांव वालों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने जो घर में जितने सदस्य हैं उन सब से वे क्षमा मांग रहे हैं। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ, राइट हैंड। दाहिना हम दायां भी बोलते हैं, सीधा को वही बोला जाता है। तलवार दे दो। तलवार यानी जब हम अपने हाथ में तलवार लेते हैं तो तलवार किसी को ऐसे ही हम मारने के लिए थोड़ी ना उठाते हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए तलवार उठाते हैं। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। बाएं हाथ यानी लेफ़्ट हैंड। तो बाएं हाथ में ध्वज यानी झंडा, झंडे को थमा दो, ताकि हमें झंडे से हमें मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रेरणा मिल सके, ताकि हम देश की रक्षा में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे अपने सारे रिश्तों के मोह के बंधन को तोड़ते हैं, जिसके लिए वे अपने परिवार, गांव, रिश्तेदारों से क्षमा मांगते हैं। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, वे चाहते हैं कि भारत भूमि की रक्षा के लिए उनके सीधे हाथ में तलवार तथा प्रेरणा स्रोत के रूप में बाएं हाथ में तिरंगा दे दो। चलिए अब हम लोग आखिरी की 3 पंक्तियों को समझते हैं। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सुमन अर्थात फूल, पुष्प, चमन अर्थात उद्यान, उपवन, बगीचा, नीड़ अर्थात घोंसला, घर, तृण तृण हर एक तिनका। तो इसे कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे माँ, वे आपको पुष्प अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, और यह सुंदर बगीचे जैसा देश, यानी ये जो उपवन है उसको बोला गया है कि ये हमारा देश है, ये जो बगीचा है वो हमारा देश है। और उसमें तिनका तिनका
चुनकर बनाया गया अपना घर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं हमारे लिए घर बनाते हैं तो काम पर जा कर के पैसे कमाते हैं और वो उस कमाए हुए पैसों को जोड़ करके उससे घर को बनवाते हैं। तो एक एक पैसा वो जमा करते हैं घर बनवाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि उस बगीचे में तिनका तिनका चुनकर बनाया गया अपना घर। यह सब वे आपको आपकी रक्षा के लिए समर्पित करते हैं और वे देश की धरती के लिए कुछ और भी करना चाहते हैं, क्योंकि वे इतना करने पर भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर धरती माँ का बहुत कर्ज है जिसे वे कभी नहीं चुका सकते। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।